पाठशाला की पहली क्लास, 3 मूर्तियां, 230 करोड़ रुपए और क्रिसमस पर पीएम मोदी का कौन सा ऐसा गिफ्ट कि पूरे इंडी गठबंधन को सांप सूंघ गया। गली, सड़क, चौराहा सब एक ही परिवार के नाम। यूपी से पीएम मोदी ने राहुल, अखिलेश को तगड़ा नाप दिया क्या? वाजपेयी के पोखरण से लेकर मोदी के ब्रह्मोस तक कांग्रेस लेफ्ट का वो इतिहास जिसे मोदी न बदलते तो गजब हो जाता। और देश के न्यूक्लियर बम को हिंदू बम बताने वाले और बाबरी से जोड़ने वाले गजब कांड का भी चैप्टर पहले खोलने जा रहा हूं। देखिए, एक जमाना था जब इस देश में सर्वोच्च सम्मान से लेकर समाधि स्थल तक, म्यूजियम से लेकर मूर्तियां तक, सब कुछ गांधी परिवार के नाम पर चला करते थे। मोटे तौर पर सड़क से लेकर स्टेडियम तक, योजना का नाम हो, अवार्ड का नाम हो, सब पर गांधी परिवार की मोनोपोली हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में इस मोनोपोली को तोड़ दिया। अब अवार्ड से लेकर रिवॉर्ड तक हर चीज देश के उन महापुरुषों के नाम पर रखी जा रही है जिनकी विरासत को मिटाकर उस पर गांधी परिवार का नाम लिख दिया गया था एक तरीके से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय मूर्तियां लगी हुई। 65 एकड़ में फैले प्रेरणा स्थल में लगी कांस्य की ये भव्य मूर्तियां दूर से एकदम चमचमा रही। ये मूर्तियां वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को नेताओं से मिलवा रही हैं जिनकी विरासत को कांग्रेस राज में उचित सम्मान ही नहीं मिल पाया। इसलिए इन मूर्तियों को देखकर विपक्ष के नेताओं को इतनी आग लग गई बॉस कि वो इसमें भी जाति का कार्ड खेल रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि लखनऊ में लगी इन मूर्तियों ने कैसे यूपी में 2027 की पॉलिटिक्स को और सुलगा दिया। साथ ही जो लोग इस देश में सब कुछ सिर्फ एक परिवार के नाम पर करते चले गए, न कभी दूसरी पार्टी के नेताओं को देखा, ना ही अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को देखा, कैसे उन लोगों की तगड़ी क्लास आज नरेंद्र मोदी ने लगाई। नरेंद्र मोदी के हर फैसले का विरोध करने की इनकी जो आदत है उसका इतिहास भी आज खुलेगा कि चाहे मोदी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, अटल से लेकर मोदी तक भारत ने जो तगड़े फैसले किए, ये लोग कैसे उसका विरोध करते रहे। वो इतिहास आज आपको याद कराऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो कैसे कांग्रेस जो है ना घुमा फिरा के उसका भी विरोध कर रही थी। लेफ्ट के नेता उसे हिंदू बम बता रहे थे। तर्क दिया जा रहा था कि चीन पाकिस्तान से तो कोई खतरा ही नहीं है। बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया गया था। आपको यह सब बताऊंगा, लेकिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है जिससे पूरे इंडी गठबंधन में आग लगी है, उसकी एक झलक देखिए। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार का गौरवगान, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी जिसकी मूर्ति लगाई जा सके। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। आगे आपको बताऊंगा कि वाजपेयी के पोखरण से लेकर मोदी के ब्रह्मोस तक कांग्रेस लेफ्ट का इतिहास अगर मोदी न बदलते तो क्या गजब होता। हिंदू बम की कहानी क्या है, बाबरी से कैसे इसको जोड़ा गया था, वो कांड क्या है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उसे याद करेंगे, लेकिन पहले आज नरेंद्र मोदी ने जो बरसों याद रखने वाला काम किया है उसकी तस्वीरें दिखा देता हूं। आज पीएम मोदी ने लखनऊ में जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य मूर्ति लगी है जिन्होंने अखंड भारत की बात कही। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडों का विरोध किया था, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूरा किया। आज की डेट में कश्मीर में अलग संविधान न चलता बॉस, अलग झंडा न चलता बॉस। प्रेरणा स्थल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मूर्ति लगी है जिन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया था। इस देश में गरीबों के लिए काम करने की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, उस सोच को नरेंद्र मोदी ने गरीबों पिछड़ों के लिए नई योजनाएं लाकर पूरा किया।
यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी मूर्ति लगी, जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। आज पीएम मोदी भारत को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि पाकिस्तान की एटम बम की धमकी भी नहीं चलती। अटल जी की मूर्ति के अलावा यहां भारत माता की भी एक मूर्ति लगाई गई। लखनऊ में गोमती के किनारे ये भव्य मूर्तियां चमक रही हैं, लेकिन इनकी चमक देखकर कुछ लोगों के चेहरे का रंग उतर गया। इन मूर्तियों को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस देश में लोगों ने गांधी परिवार, परिवारवादी पार्टियों के नेताओं की मूर्ति के आगे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन यह शायद पहली बार है जब बीजेपी ने शिखर पुरुषों की विरासत को यह रूप दिया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के पहले एक ही परिवार का गौरव गान होता था। मूर्ति भी उन्हीं की लगती थी। 50 लगेगी तो 40 उनकी लगा दो। लेकिन उनकी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को उचित जगह दी है। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे परिवार की मूर्तियां लगाने को टारगेट किया, तो आग लग गई। कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया, और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। लखनऊ में बने इस भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले इस प्रेरणा स्थल के बारे में सुनिए। यहां 2 लाख से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला बड़ा ग्राउंड है। कमल के आकार का डिजिटल म्यूजियम है जो 98,000 वर्ग फीट में फैला है। भारत माता की प्रतिमा है और 6300 वर्ग मीटर में म्यूजियम ब्लॉक। 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला ओपन एयर थिएटर है। खास तौर से बना 3 हेलीपैड है जो उसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है। मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, विशाल स्टेज है, परिसर में खूबसूरत पाथवे भी है। यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल 230 करोड़ की लागत से बना है। कांस्य की प्रतिमाओं का निर्माण राज्य ललित कला अकादमी ने कराया है। प्रतिमाओं के निर्माण में 85% तांबा और 5-5% सीसा, टिन और जस्ते के सम्मिश्रण का उपयोग हुआ है। साथ ही मूर्तियों के चारों तरफ पानी के फव्वारे और स्टेज का निर्माण किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने की घोषणा 2019 में कर दी थी। 2023 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2025 के आखिर में, यानी 3 साल से भी कम समय में, भव्य तौर पर लखनऊ की नई पहचान के रूप में यह देश के सामने है। लेकिन यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां बना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पहले कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। यहां डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। इसे घैला डंपिंग ग्राउंड कहा जाता था। चौतरफा गंदगी, इतनी बदबू कि लोग वहां जाने से कतराते थे। इसके कूड़े से गोमती नदी प्रदूषित हो रही थी। इस इलाके की उपजाऊ जमीन जहरीली हो रही थी। यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि यहां 32 एकड़ में 6 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था। उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर यहां पर प्रेरणा स्थल बनाया बॉस। यानी विरासत और विकास का मैसेज एक साथ चला गया कि किसी के राज में कूड़े का पहाड़ बनता है, किसी के राज में उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर विरासत की मूर्ति दिखती है। कूड़े के पहाड़ की जगह खूबसूरत राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जम के तारीफ भी की। जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है
उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, यूपी में 2027 में चुनाव है और लखनऊ में गोमती किनारे बीजेपी ने शिखर पुरुषों की मूर्तियां लगाई तो सियासी बवाल मचना तो तय था। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी के नेता जाति की पॉलिटिक्स ले आए। एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने कहा कि यह प्रेरणा स्थल नहीं, पंडा स्थल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां एक साथ लगा दी। सुनिए असीम वकार ने क्या कहा। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। यानी ये 3 लोग महापुरुष हो सकते हैं, इन्होंने देश के लिए कुछ भी किया हो। एआईएमआईएम की जो सोच है वो इन्हें ब्राह्मण के तौर पर देखती है। एआईएमआईएम को इतना 96% आबादी की चिंता हो रही है तो ओवैसी को एआईएमआईएम के अध्यक्ष पद से हटाएं और किसी और 96% को बनाए एआईएमआईएम का अध्यक्ष। काहे ओवैसी को बनाए हुए हैं? लाइन 96% का रिप्रेजेंटेशन। देखिए, यह बड़े अफसोस की बात है कि जिन महापुरुषों ने धर्म, जाति, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम जीवन समर्पित कर दिया, आज उनकी जाति गिनवाई जा रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी जैसे नेताओं की जाति देख रहे हैं। यूपी में विपक्ष की नजर दलित और पिछड़े वोट बैंक पर है, इसलिए ब्राह्मणों का जिक्र करके बीजेपी को फंसाने की कोशिश हो रही है। जबकि सच यह है कि देश के महापुरुषों को उनका उचित सम्मान देने में पीएम मोदी ने पार्टी देखी न जाति। पीएम मोदी ने सबसे पहले उन नेताओं को सम्मान देने का काम किया था जो कांग्रेस से थे, जो कभी कांग्रेस से जुड़े रहे थे, लेकिन गांधी परिवार के गुणगान के चलते उनका योगदान भी साइड कर दिया गया था। आज पीएम मोदी ने पूरी लिस्ट बताई, कहा कि देखो कैसे देश के उन महापुरुषों को सम्मान दिलाने में बीजेपी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन तक नहीं था। पीएम मोदी ने ही सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई। अब हर साल वहां 31 अक्टूबर को देश राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन देखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कब लगी? अब न जाके लगी। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर किसने रखा? दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी तक को भारत रत्न दिया गया। मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यही लिस्ट गिनवाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और सपा से ऐसी कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके राज में तो बीजेपी नेताओं को सिर्फ अपमान मिला। इसलिए अब पीएम मोदी के राज में बीजेपी के आदर्श पुरुषों को पीएम मोदी सम्मान दिला रहे हैं। सुनिए कैसे एक बार में कांग्रेस सपा दोनों की क्लास लगा दी पीएम ने। परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था। पीएम मोदी ने लिस्ट निकालकर बता दिया कि उन्होंने तो कांग्रेस के नेताओं को भी सम्मान दिलाया, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी।
पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी में तो कोई नायक ही नहीं है, सब खलनायक। सुनिए एक बार। इन्हें अकल है, कुछ पढ़ा है इन्होंने अपने ही इतिहास के बारे में, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में। सुनते अटल जी क्या कहते थे राजीव जी के बारे में। अपमान इन्होंने अडवाणी जी का किया है, अपमान इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का किया है, थोड़े दिनों में राजनाथ जी का भी करने वाले हैं, गडकरी जी का भी करने वाले हैं। इनके अपने तो कोई नायक है नहीं, न थे, न है, न रहेंगे। इनके यहां नायक नहीं है, इनके यहां खलनायक हैं, इसलिए नायक हमसे लिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी अहंकारी भाषा ही लोगों को पसंद नहीं आती, पर इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। इन्हें दूसरी पार्टी के नेताओं की बड़ी चिंता है। नरसिम्हा राव को इन्होंने बड़ा इज्जत दिया था। उनकी अंतिम यात्रा में कांग्रेस में क्या हुआ, दफ्तर तक में अंतिम यात्रा के समय बॉडी नहीं घुसने दी गई, लोग भूल गए। पीएम मोदी के हमले से कांग्रेस में आग लगी हुई, लेकिन पीएम मोदी रुकने वाले थोड़े ही हैं। सेक्युलरिज्म का राग गाने वाले इंडी गठबंधन को आज पीएम मोदी ने सेक्युलरिज्म का असली मतलब भी समझाया। सुनिए क्या बोले। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है। आज लखनऊ में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव की गलतफहमी भी दूर कर दी। अखिलेश यादव यही मॉल बनाते रहते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी में टकराव है। लखनऊ से दिल्ली तक डबल इंजन टकराते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने यूपी के सीएम की जबरदस्त तारीफ की। कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपाई। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जिक्र करते हुए यूपी के विकास की चर्चा की। पीएम मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लेकर मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को भी कैसे जवाब दिया, एक बार वो भी देखिए। फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में क्या क्या लिखा है। यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। देखिए, आज की डेट में मोदी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो काम अटल जी ने किया था कि भारत को ताकतवर बनाओ। लेकिन आज जो लोग भारत को ताकतवर बनाने के लिए मोदी के बड़े फैसले का विरोध करते हैं, वो तब अटल जी का ही ऐसा विरोध करते थे। आज उसका चैप्टर भी आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे कांड किए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज अटल जी की जयंती है तो वो इतिहास भी याद कर लेते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1998 में भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए टेस्ट किया था, और तब भी कांग्रेस ने घुमा फिरा के इसका विरोध ही कर दिया था। 11 मई से पोखरण टेस्ट शुरू हुआ था। उस वक्त सोनिया गांधी ने 10 दिन तक चुप्पी साध ली थी। इस चुप्पी की वजह क्या थी वो आगे बताऊंगा। फिर पोखरण टेस्ट के 10 दिन बाद 21 मई को राजीव गांधी की 7वीं बरसी पर सोनिया गांधी ने कहा था कि सच्ची शक्ति तो संयम दिखाने में है। भारत अपनी ताकत दिखा रहा था क्योंकि दुनिया ताकतवर को ही सलाम करती है, और यह नहीं कहा था कि हम दुनिया भर में परमाणु बम फोड़ देंगे। आप सोचिए बॉस, भारत सारे सैंक्शंस लगेंगे, दुनिया जो है कूदेगी पॉपकॉर्न की तरह, सब जानते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। वो भी उस दौर में जब 90s का दौर याद कीजिए, स्थिर सरकारें नहीं होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट चलती थी। लेकिन उन्होंने कहा भाई दुनिया को ताकत दिखाना जरूरी है, दुनिया ताकतवर के सामने झुकती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चेहरा सोनिया गांधी कह रही हैं कि खुले में यह सब दिखाना ठीक नहीं है, संयम होना चाहिए। क्यों? भारत ने किस पे परमाणु बम फोड़ दिया?
आप सोचिए, ये बयान ऐसे वक्त में दिया जा रहा था जब लगातार पाकिस्तान और चीन का खतरा बना हुआ था, जब भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के 15 से 20 दिन के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उस वक्त सोनिया गांधी कह रही थी कि भारत को संयम दिखाना चाहिए था। कांग्रेस ने इतना संयम दिखा दिया कि 26/11 में भी पाकिस्तान को पलट के नहीं मारा। यह संयम जो है ना, वो दुश्मन को रास नहीं आता। आज भारत घर में घुस के मारता है तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है उसको समझ में आती है। और इसीलिए आज पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष की सरकारों में बीजेपी नेताओं का सिर्फ अपमान हुआ, क्योंकि इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता था बॉस कि गांधी परिवार या कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम चमक जाए। जबकि यही कांग्रेस जब इंदिरा गांधी को याद करती है तो न्यूक्लियर टेस्ट का नाम लेना नहीं भूलती। 18 मई 1974 को भारत ने इंदिरा गांधी के राज में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उसी को याद करते हुए इसी साल कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की निर्णायक लीडरशिप का डंका बजाया था, जब कांग्रेस ने कहा था कि मुश्किल वक्त में भी इंदिरा गांधी ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। तो इंदिरा गांधी के समय न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा, वाह बहुत बढ़िया, यह भारत की ताकत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के राज में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो ना संयम दिखाना चाहिए था। आपकी पॉलिटिक्स क्या देश के ऊपर है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने करीब 10 दिन चुप्पी साधे रखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर 2 अलग अलग राय चल रही थी। पत्रकार सभा नकवी की किताब शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी के मुताबिक सोनिया की चुप्पी कांग्रेस के भीतर चल रहे 2 अलग अलग राय की वजह से थी। एक तरफ शरद पवार पोखरण टेस्ट को नेशनल प्राइड मानते थे और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश, जो कि सोनिया के ज्यादा करीबी थे, उन्होंने पोखरण टेस्ट का सीधे तौर पर विरोध किया, भर्त्सना करने का सुझाव दिया। और जब 10 दिन बाद सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कह दिया कि सच्ची शक्ति संयम में। साल 1998 में जब संसद में न्यूक्लियर टेस्ट पर बात हुई तो पी चिदम्बरम ने कल खुलकर कह दिया था भाई कि यह तो भारत की न्यूक्लियर वेपन फ्री नीति के खिलाफ है जो टेस्ट हुआ है। पी चिदम्बरम यह तर्क दे रहे थे कि हमें तो चीन से कोई खतरा ही नहीं है। इस टेस्ट को लेकर अटल जी ने खतरा बढ़ा दिया। सुनिए, साल 1998 में पी चिदम्बरम ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था। तब वो कांग्रेस के नेता नहीं थे लेकिन विपक्ष में थे। Nuclear weapons is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and in this parliament about the need to acquire nuclear weapons and to induct them into the armed forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state to acquire a whole arsenal of nuclear weapons. There was no threat to India. The last war with China was fought 36 years ago. Hence, the circumstances under which that war began and concluded are still surrounded in controversy. The last war with Pakistan was fought 27 years ago. You have invented a threat in China. आप इन लोगों का विजन सोचिए बॉस। इनको चाइना पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं दिख रहा था उस जमाने में। कह रहे हैं आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इसलिए खतरा बढ़ गया। दुनिया में न्यूक्लियर फ्री दुनिया बनाने के लिए भारत को टेस्ट नहीं करना चाहिए था। अमेरिका बना ले न्यूक्लियर वेपन, रशिया बना ले, चाइना बना ले, हम बस नहीं बनाएंगे तो दुनिया सफल हो जाएगी। वाह, यह है इन नेताओं की पॉलिटिक्स। और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक का एक ही क्लियर विजन है बॉस, ताकत है तो दुनिया झुकती है। आज है ना ब्रह्मोस, फोड़ दिया ना पाकिस्तान को। आज है ना राफेल, खड़ा है ना वो चिकन स्नैक पर। यूनुस और उसके कट्टरपंथी कितना भी उछले, उनको पता है कि वहां खड़ा है राफेल। चाइना को पता है, पाकिस्तान को पता है, और यह ताकत दिखाना जरूरी है। हां ठीक है, बिना वजह नहीं मारेंगे, लेकिन मारने की नौबत आएगी तो इतना मारेंगे कि याद रखोगे। यह है नए भारत की ताकत, यह है वाजपेयी से लेकर मोदी की पॉलिसी। और बाकियों की संसद में तब लालू यादव ने भी न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध कर दिया था। लालू यादव ने यहां तक कह दिया था कि क्या जरूरत थी बम फोड़ने की। इतने गंभीर मुद्दे पर लालू यादव मजाक मजाक में कह रहे थे कि जब पीएम बम फोड़ रहे हैं तो आम लड़के भी बम फोड़ेंगे। सुनिए 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट पर लालू यादव ने तब क्या कहा था। आपके पार्टी में, एलआई पार्टी में, देश की समस्या में
चारों तरफ बड़ा भारी भूकंप मचा हुआ है, इसलिए आपको ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ये जो बम फोड़ दिए हैं बस स्वीप कर जाएंगे, गलतफहमी में मत पड़िएगा। अब तो आम लड़के बोल रहे, आपसे कैसे बयान दिलवा देता लोग कि एक और बड़ा हमारे पास है वो भी फोड़ देंगे। आपने कहा बयान में। अब लड़का लोग बोल रहा है कि जब प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है तो हमको फोड़ने में क्या दिक्कत है, हम ही फोड़े बम। ये काम मत करिएगा। इन लोगों का हिसाब यही था कि कमजोर दबे कुचले बने रहो ताकि कोई हमला ना करे, छोड़ दे। ये भारत बनना था क्या हमको वो भारत बनना था जो आज बना हुआ है कि हम अपनी शर्तों पे चलेंगे। आप सोचिए अगर इस तरह के विरोध के आगे अटल जी बैकफुट पर आ जाते तो आज पाकिस्तान एटम बम के दम पर भारत को आंख दिखा रहा होता। अगर अटल जी सत्ता में ना आए होते तो विपक्ष तो न्यूक्लियर बम से तौबा तौबा कर रहा था। जैसे राजीव गांधी ने 1988 में न्यूक्लियर वेपन फ्री और अहिंसक विश्व की व्यवस्था वाला एक्शन प्लान पेश किया था। सीपीआईएम ने 1999 के मैनिफेस्टो में कहा था कि बीजेपी ने पोखरण टेस्ट करके भारत की पुरानी न्यूक्लियर पॉलिसी छोड़ दी है। सीपीआईएम चाहता है कि न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को रोका जाए। सीपीआईएमएल के पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा ने तो परमाणु बम को हिंदू बम कह दिया था। विनोद मिश्रा ने न्यूक्लियर टेस्ट को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तक से जोड़ दिया था। विनोद मिश्रा ने कहा था कि एटम बम कुछ और नहीं, सीधा सीधा हिंदू बम है। उन्होंने कहा था कि इससे बीजेपी को राम मंदिर के अलावा एक और मुद्दा मिल जाएगा। बीजेपी का कम्युनल फ्रेम ऑफ माइंड है। बीजेपी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और फिर बाबरी मस्जिद टूट गई। यानी पहले अब देश का न्यूक्लियर बॉम्ब ये लोग हिंदू बॉम्ब बता रहे थे। उसके बाद हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, सैफरन टेरर हो सकता है, इसका प्रयास किया। लेकिन वाजपेयी से लेकर मोदी तक उनका हिसाब क्लियर था बॉस, कि देश को ताकत नहीं दोगे तो दुनिया इज्जत नहीं देगी। पाठशाला में अब अगली क्लास कि देश को ताकत तो मोदी दे ही रहे हैं, साथ में चमचमाता नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो, 3 नई एयरलाइन। 2026 के लिए पीएम मोदी ने गजब गियर चेंज कर दिया है क्या? भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के पहले पीएम मोदी का ऐसा काम जो देश बदल कर रख देगा क्या? अब उसका चैप्टर देखिए। डिफेंस के लेवल पे ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और भारत जिस तरह से जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उसमें पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर यहां से स्पीड और बढ़ानी है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जबरदस्त काम करना होगा। अगर आप विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड कंट्री जैसा होना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भारत उतनी और तेजी से स्पीड पकड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने अब गजब गियर चेंज किया है। नए भारत की ऐसी शानदार तस्वीरें आ रही हैं कि दुनिया हैरान है। नरेंद्र मोदी का फोकस इस वक्त है भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार करना, और पीएम मोदी ने जो विजन देखा है, जिस विजन पे काम हो रहा है, उसे आप भी देखिए कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे का जाल तो दिख ही रहा है, रेलवे की भी तस्वीर बदल रही है। बढ़ती कनेक्टिविटी से इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए कोई देश आगे ना बढ़ सकता, और पीएम मोदी ये बात जानते हैं। 10 साल से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और अब वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं और दुनिया नया चमकता हुआ भारत देख रही है। ये सब कैसे हो रहा है? पीएम मोदी ने क्यों गियर चेंज किया है? क्या भारत में 3 और नई एयरलाइन आ रही हैं, नए मेट्रो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? सब बताऊंगा, पहले ट्रेलर देखिए। जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। नया भारत किस तरह से बदल रहा है उसकी एक तस्वीर मुंबई से आई आज।
मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है और यहां फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गई है। बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उसका शानदार स्वागत हुआ। लेकिन आप बॉस एयरपोर्ट देखिए, फ्लाइट के रनवे पर आते ही उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। फ्लाइट के दोनों तरफ टैंकर से पानी की बौछार के बीच प्लेन निकला। यह एक तरीका होता है कि आप सैल्यूट दे रहे हो। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर में पीएम मोदी ने किया था। उसके बाद अब इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड होने से पहले कल ड्रोन शो का आयोजन हुआ था। इस दौरान 1500 ड्रोन्स ने शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन दी थी। आप तस्वीरें देखिए, इसमें मुंबई की परंपरा, विकास यात्रा सबको दिखाया गया था। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई पहली फ्लाइट के पैसेंजर्स भी काफी खुश दिखाई दिए। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा है। आज का दिन का हम वेट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से स्पेशली कल मैं बंगलौर गया ताकि जब मैं पहली फ्लाइट पकड़ के अपने इस शहर के अंदर उतर सकूं। वही मुंबई में इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और खुशी का माहौल है, सबको सब खुश लग रहे हैं। ये हमारे नवी मुंबई, पनवेल, कलम्बोली जो भी सब रहवासी है उसके लिए एक आज खुशी का दिन है। भाई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो देख रहा है वो कह रहा है कि क्या ही गजब एयरपोर्ट बना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर में फैला है और उसके रनवे की लंबाई 3700 मीटर है। इसके एंट्रेंस पर कमल का डिजाइन है। पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 9 करोड़ सालाना है। सालाना 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। पहले फेज की लागत 19,650 करोड़ रुपए रही है। यानी जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ पैसेंजर इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से नवी मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। सुनिए एक बार इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं। एयरपोर्ट तो नया बन ही रहा है, नई एयरलाइंस भी आ रही हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है। यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। देश में ऐसे ऐसे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जा रही। आप देखिए कि किस तरीके से असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हाल में ही बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 20 दिसंबर को किया था। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने इस नए टर्मिनल के डिजाइन का अनावरण इसी साल फरवरी में किया था और 1 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो गया। और आप देखिए एयरपोर्ट है बॉस, जो आदमी देख रहा कह रहा है कि बाप रे बाप ये एयरपोर्ट लग रहा है, ये तो जबरदस्त चीज लग रही है। आदमी फ्लाइट लेके देखने चला जाए एयरपोर्ट, ऐसा एयरपोर्ट बना है। फरवरी 2026 तक यहां फ्लाइट का ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की थीम नेचर पर आधारित है। इसे बनाने में करीब 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल किया गया है। देश के एविएशन सेक्टर में आने वाले समय में बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट तो एक से एक बन ही रहे हैं। अब मोदी सरकार ने देश में 3 नई एयरलाइन कंपनियों को ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पहली एयरलाइन है शंख एयरलाइन, जिसकी स्थापना साल 2023 में हुई थी। सितंबर 2024 में संचालन को मंजूरी मिली। डीजीसीए की तरफ से एनओसी भी मिल गया है और शंख एयर मुख्य तौर पर यूपी में ऑपरेट करेगी। लखनऊ और नोएडा में इसका केंद्र होगा। अगले 2 साल में 20 एयरक्राफ्ट का फ्लीट तैयार करेगी। दूसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। यह हैदराबाद की कार्गो सर्विस कंपनी की एयरलाइन है। रूट और ऑपरेशन की जानकारी अभी नहीं दी गई है। तीसरी एयरलाइन जो आ रही है वो है अल हिंद एयरलाइन, जो दक्षिण भारत और खाड़ी के देशों के बीच ऑपरेट करेगी। भारत के 40 शहरों को जोड़ने की योजना है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। 3 नई एयरलाइन शुरू होने से एविएशन सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ेगा और इंडिगो जैसे बड़े प्लेयर्स को और चुनौती मिलेगी।
उनकी मोनोपोली कम होगी और इसका सीधा फायदा पैसेंजर्स को मिलेगा। नवी मुंबई में जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो वहीं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्लान तैयार है। मोदी सरकार ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो की 3 नई लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे दिल्ली वालों को कम्यूट करना और आसान होगा। मोदी सरकार ने नए साल में दिल्ली का ट्रैवल मैप बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नए प्रोजेक्ट में 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 13 नए स्टेशन बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड होंगे। पहला कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 9.9 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर एरो सिटी से IGI एयरपोर्ट T1 तक हो जाएगा। यह कॉरिडोर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा रूट तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। ये तीनों नए रूट अगले 3 साल में बनकर तैयार होने हैं, जिसके बाद दिल्ली में मेट्रो लाइन की लंबाई 400 किलोमीटर हो जाएगी। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो विस्तार से रोजाना ऑफिस जाने वाले 60,000 लोगों को फायदा होगा। और अगर गाड़ियां कम निकलेंगी तो शायद प्रदूषण में भी असर दिख सकता है, कम हो सकता है प्रदूषण। पीएम मोदी देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना सीरियस हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। पीएम मोदी का फोकस वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी पर है, रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को सपोर्ट करने पर। बागडोगरा, बेटा, वाराणसी और कोटा में एयरपोर्ट डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई। इन सबको बनाने के लिए 7,339 करोड़ रुपए का निवेश होगा। महाराष्ट्र में डहाणू के पास वधावन में बड़े पोर्ट का निर्माण होगा। साथ ही शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म होंगे। इसे बनाने में कुल 1,45,945 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं और इसे पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना जरूरी है और इसलिए उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया है। सुनिए एक बार पीएम मोदी को। जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के 2 किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। भारत की गति और प्रगति दुनिया देख रही है। अब जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, लेकिन हम पाठशाला में अगला चैप्टर भी दिखाने वाले हैं, तो वो तो जरूरी देख लीजिए। मंच पर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया कि योगी राजनाथ दोनों हंसी नहीं रोक पाए। सीएम योगी का बजट भाषण और कवि कुमार के विश्वास की पेमेंट, क्या कनेक्शन बता दिया उन्होंने खुद ने, अब इसके बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गंभीर छवि का नेता तो सभी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब योगी आदित्यनाथ जैसे गंभीर छवि के नेता, राजनाथ सिंह जैसे गंभीर छवि के नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ, जब कवि कुमार विश्वास मंच पर आए और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सब हंसने पर मजबूर हो गए। कुमार विश्वास को जैसे ही मंच पर बुलाया गया, उन्होंने मंच पर बैठे लोगों और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं पर अपने अंदाज में चुटकी ली। कुमार विश्वास ने जब मंच संभाला तो कैसे गजब माहौल बना। पहले छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से दिखाता हूं। 2 प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। देखिए, यह कार्यक्रम लखनऊ में अटल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, सीएम योगी के साथ कुमार विश्वास भी पहुंचे। यहां पर भी कुमार विश्वास ने नेताओं की चुटकी ले ली। कुमार विश्वास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक संत कुर्सी पर बैठे, जब वो अपराधियों से मिलते हैं तो उन अपराधियों को मोक्ष मिल जाता है।
सुनिए क्या कह गए कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की हंसी नहीं रुक रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं, एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है, पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। कुमार विश्वास की बातों का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर मजा लिया। कुमार विश्वास ने कहा कि वो 2017 से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, इस बार उनका आने का मन नहीं था, लेकिन सीएम योगी के नाम से उनको डराया गया। कुमार विश्वास की बातें सुनकर वहां कैसे ठहाके लगने लगे, वो बात थी क्या, सुनिए आप भी। मेरी उपाध्यता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी, मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास ने बीजेपी में हो रहे बदलाव पर भी बात की। कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी में अब तीसरी पीढ़ी आ गई। अटल जी के काम करने का तरीका अलग था, सीएम योगी के काम करने का तरीका अलग है। जब कुमार विश्वास ने दोनों नेताओं के काम का अंतर बताया तो सीएम योगी जो है वो भी हंसी नहीं रोक पाए। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस दौरान कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में अपने शोषण की बात भी कह दी। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट भाषण सुना, लेकिन कभी भी सीएम योगी ने नहीं कहा कि कुमार विश्वास को देने के लिए पैसे दिए हैं। सुनिए क्या कहेगा। एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ, मतलब हद हो गई। ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। कुमार विश्वास ने नेताओं पर मजाक करने के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण पर भी तंज कसा। एक बार वो बात भी सुनिए। जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। इतनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराई है। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है कि इसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे और पानी पिया करेंगे। कुमार विश्वास राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, जिसका दर्द वो समय समय पर बयां करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि कुमार विश्वास अपने मंच पर राजनीतिक नारे पसंद नहीं करते। जब मंच पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए एक बार। जैसी या तुम सब कुछ करो, ये मैं जब खड़ा हुआ ना तो जिंदाबाद वगैरह, मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसी जिंदाबाद।
तो कुमार विश्वास ने बहुत सारी बातों में बहुत सारी गहरी बातें भी कह दी और हंसी मजाक में कह दी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.